अरविंद केजरीवाल तो इस पूरी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के सबसे बड़े सत्ता लोलुप नेता हैं। सारे भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट है, लेकिन सत्ता की लालसा सबसे अंदर अगर किसी के अंदर ज्यादा है तो अरविंद केजरीवाल के अंदर है। इनकी किस बात का भरोसा करोगे? जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के पलट जाए, अब उससे क्या उम्मीद करोगे? तो कुछ भी बोल के पलट जाएगा, तो पलट रहा है। और इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो अपनी क्रेडिबिलिटी पहले ही खो चुके हैं भारत के अंदर। अब वो लोग बोले तो लोग उन पे हंसते हैं। अब मान लीजिए आज लालू यादव, तेजस्वी यादव वो भ्रष्टाचार की बात करें तो लोग कहेंगे अरे चारा चोर, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। अखिलेश यादव बोले कि भ्रष्टाचार, तो उसके लिए लेबलिंग हो जाती है, तो टोटी चोर है, तो अपने सीएम आवास का टूटियां भी चोरी करके ले गया, ऐसी बातें कही जाती है। तो अब आप समझिए बोलेगा कौन? लेकिन मैं पहली बात तो ये बता दूं, अडानी जी हो या अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, बजाज हो, कोई भी हो, ये इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। इन लोगों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। और आप ऐसी लेबलिंग अगर कर दें कि ये तो अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, तो भाई अडानी और अंबानी को लीगली यहाँ पे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी किसने दी है? संविधान के तहत दी है। अगर ये इतने ही गलत थे तो फिर क्यों जहाँ कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं वहाँ पर अडानी अंबानी को मौका दिया जा रहा है काम करने का? लेकिन देखिए, बड़े दुख की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए, गरीबों के लिए देनी चाहिए, लेकिन इसी देश में आज भी अफसरशाही, लालफीताशाही और ठेकेदारी प्रथा इतनी ज़्यादा हावी है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो उनका एटीएम कार्ड है वो ठेकेदार अपने पास रखता है। जो विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद है या पूर्व विधायक है, सबने तो भ्रष्टाचार करके माल दबा रखा है। वो कैसे बोल देंगे किस मुंह से? उन सबको दिख रहा है कि ईडी एक प्रोएक्टिव स्टैंड ले रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, तब भी विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। कितना कमजोर विपक्ष है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा, तो वो उसके पीछे केवल एक ही वजह है, विपक्ष अपने भ्रष्टाचार से डरा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, क्या केंद्र की किसी परियोजना में के खिलाफ क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस और उनके पक्ष के लोग नहीं लगा सकते थे? कर सकते थे ना। ये तो आज भी अपनी जो मोदी साहब जो कहते हैं कि ये शहंशाह लोग हैं, भाई ये बादशाह लोग हैं, ये अपनी बादशाहत से बाहर निकले तब तो कुछ बोले। बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी का जो परिवारवादी लोग हैं वो बीजेपी नहीं चला रहे। परिवारवाद हम किसको कहेंगे? कि अखिलेश यादव अगर टिकट देना है तो केवल अपने परिवार के यादवों को देना, बाकियों को देना ही नहीं है। लालू यादव का परिवार, केवल उन्हीं के परिवार के जितने भी बच्चे हैं उन सबको टिकट मिलेगा सांसद का, और किसी को मिलना ही नहीं है। इस तरह की स्थिति, तो ये परिवारवाद हुआ। पब्लिक भी जान रही, पब्लिक भी समझ रही, पब्लिक भी भ्रष्टाचार को तरजीह नहीं दे रही। मैं बीजेपी को वोट देता हूं, मुझे पता है भ्रष्टाचार बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं भाई बीजेपी को भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं लाया था। मैं तो इसलिए लाया था कि सनातनियों का भला हो जाए। मुझे राम मंदिर चाहिए था, मुझे धारा 370 हटी हुई चाहिए, इसलिए मोदी को वोट दिया है मैंने, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया और देता रहूंगा। जनता बहुत कुछ कर सकती है, जनता जागरूक हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। जनता सेलेक्टिव होकर वोट करे, वो देखे मेरे पास जो कैंडिडेट्स मुझे दिए हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे भाजपा ने दिया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या राजद, जनता दल, कोई भी पार्टी ने मेरे पास जो कैंडिडेट भेजा है मुझे कि अब आपने इनको चुनना है, मतलब हमारे ऊपर तो कैंडिडेट थोप दिए गए अब हमें उसी में से चुनना है। तो जनता देखे कि अगर ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है उसको वोट ना करे। जनता देखे सारे के सारे भ्रष्टाचारी तो सब नोटा पे वोट दबाए ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है, दिल्ली की बात करते हैं, क्या दिल्ली में इतने सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वगैरह हैं, क्या वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, नहीं कर सकते ना कंस्ट्रक्शन। रोज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना, कर कौन रहा है? जनता कर रही है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, जनता को भी पता है, एक आम आदमी को पता है। अब वो बोले कि जी यहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, तो नेताजी बोलेंगे अच्छा भेजो जरा बुलडोजर, कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा है। कोई व्यक्ति अपनी दुकान लगा रहा है और उसको बाहर भी वो एनक्रोचमेंट करके अपना पैसा 2-4 रुपए कमाता ही है,
तो वो व्यक्ति स्वयं भी भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कैसे भ्रष्टाचार पे बोल देगा? यानी कि हम सब एक भ्रष्ट व्यवस्था के पार्ट हैं और हम सब उसको भोगते हैं। मैंने जनता के पास केवल अंतिम विकल्प ये रह गया है कि या तो जितने सारे लोग हैं उसके सामने जो भी प्रत्याशी हैं उनमें सबसे कम भ्रष्टाचारी को वो चुने, या फिर वो नोटा दबा दें। चूंकि सबसे कम भ्रष्टाचारी कैसे चुने, चूंकि उसका कोई पैमाना तो हो नहीं सकता। अंधों में काना राजा चुनना है, आपके बीच में अंधे भेज दिए गए। और वो काना राजा भी अगर अंधा निकला है, अरविंद केजरीवाल भी आंदोलन करके निकले और तमाम बातें कही और आज सबसे विमुख हो गए। देखिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि तमाम लोग जो आपके बीच में आते हैं पार्टी की तरफ से, ठीक है, लगभग ये मान के चलते हैं 99% लोग वे हैं जो आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। 1% तो अपवाद है, मैं उनको नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो पूरी व्यवस्था का 1% है। 99% तो वो हैं भाई जो कोई बाहुबली है, कोई ठगबली है, कोई कुछ है, तो ऐसे लोग हैं। अब जनता जिसको चुनती है, यानी कि अंधो आपके बीच में अंधे आ गए, आप जिसको चुनोगे उसको काना राजा मान के उसको उसकी ताजपोशी हो जाएगी। और आप भ्रष्टाचार, लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं, मैं तो उसको सुविधा शुल्क बोलता हूँ। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए एक शुल्क देता है, सरकार को तो भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर देना चाहिए। उसके लिए तो फिर जितने अधिकारी हैं चाहे किसी विभाग के हों, उनकी जो तनख्वाह है वो बंद कर दें और हर काम का रेट फिक्स कर देना, कौन मना कर रहा है? एक बात बताओ, जीएसटी से 2 लाख करोड़ रुपए आपके पास आ रहा है, जिस दिन आपने भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया और सुविधा शुल्क के नाम पे शुल्क लेना आरंभ कर दिया कि ठीक है जी, मेरे को मकान बनाना, आज मैं मकान बनाता हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए लेंटर के लिए दे रहा हूँ एमसीडी वाले को, लाख रुपए मेरे से पुलिस वाला भी आके लेके चला जाता है। हो रहा है ना जी, इसमें कोई छुपी हुई बात है नहीं है, सबको पता है दिल्ली के अंदर हो रहा है। 20 किलोमीटर की दूरी पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो बीच में बसा हुआ, हर जगह जब देखे, लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी चल रही है। ये हो रहा है ना, सरकार फिक्स कर देना भाई। मतलब रेडी पटरी वालों से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सालाना दिल्ली के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की तो उगाही होती होगी रेडी पटरी वालों से। अब इसको, इस भ्रष्टाचार को कौन खत्म करे? आज विपक्ष ही मुख्य मुद्दा बना सकता था, विपक्ष बना ही नहीं पा रहा, स्वयं भ्रष्टाचारी है। विपक्ष के लोग निकल के आए बाहर, बोले कि ठीक है भैया, हमसे गलती हो, हमने बड़ा भ्रष्टाचार किया, अब इनका भ्रष्टाचार है, हमारी जितनी संपत्ति जब्त करना है कर लो, हम तैयार बैठे हैं। देना कुर्बानी भाई, कुर्बानी देने के लिए जो तैयार होगा उसी को मानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका इलाके में। 5वें चरण की जो वोटिंग है लोकसभा चुनाव में अब होनी है और आगे जो 2 फेस हैं वो बाकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई रॉबिन शर्मा, समाजसेवी हैं, द्वारका से आते हैं और तमाम जो विषय हैं उन पे अपनी पकड़ रखते हैं। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनंत जी। रॉबिन जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा, लेकिन इस चुनाव में सुनने को नहीं मिल रहा। वजह क्या है, क्या देखते हैं? राहुल गांधी अडानी अंबानी तक जाते हैं, लेकिन पूरे जो मामला है उस पर कोई बात नहीं हो रही। और चूंकि बड़ा विषय है, जनता से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन इस समय कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का विषय रखेगा कौन? वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं भ्रष्टाचारी ना हो। जो ईमानदार होगा वही भ्रष्टाचार के ऊपर बोलेगा। और इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो अपनी क्रेडिबिलिटी पहले ही खो चुके हैं भारत के अंदर। अब वो लोग बोले तो लोग उन पे हंसते हैं। अब मान लीजिए आज लालू यादव, तेजस्वी यादव वो भ्रष्टाचार की बात करे तो लोग कहेंगे अरे चारा चोर, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। अखिलेश यादव बोले कि भ्रष्टाचार, तो उसके लिए लेबलिंग हो जाती है, तो टोटी चोर है, तो अपने सीएम आवास का टूटियां भी चोरी करके ले गया, ऐसी बातें कही जाती है। तो अब आप समझिए बोलेगा कौन? ठीक है, तो इसीलिए वो लोग सब चुप बैठे हैं, क्योंकि कोई भी मुद्दा चुनाव में अगर बनता है तो वो विपक्ष ही बनाता है। सत्ता पक्ष तो अपनी बात कह रहा है, सत्ता पक्ष तो कह रहा है मेरे राज्य में भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। तो अगर इनके राज्य में भ्रष्टाचार हुआ, मोदी जी के राज्य में भ्रष्टाचार हुआ, तो कौन गिनाएगा? वो विपक्ष गिनाएगा। और विपक्ष में सारे लोग पहले ही भ्रष्टाचार के मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, इसलिए वो चुप बैठे हैं। और ऊपर से एक और बात है, जैसा वो लोग बार बार कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो अब इसलिए भी मुद्दा नहीं उठा रहे कि अगर उठाएंगे तो पता चला ईडी अगले दिन पहुंचेगी। राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी इनका विषय उठाते थे, लेकिन चुनाव में जो लगातार रोजाना ये बोलते थे वो थोड़ा सा कम हुआ।
तो पीछे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने तंज कसा कि कहीं जो ट्रक है या जो टेम्पो भर भर के कुछ नोट है वो आपके पास पहुंचा है शायद। ऐसे में क्या लगता है कि इस तरह की जो तकरीरें की गई कितना सच लगता है, चूंकि जब जुबान पे अब राहुल गांधी की नाम कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं विषय हो सकता है। देखिए, मैं पहली बात तो ये बता दूं, अडानी जी हो या अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, बजाज हो, कोई भी हो, ये इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। इन लोगों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। और आप ऐसी लेबलिंग अगर कर दें कि ये तो अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, तो भाई अडानी और अंबानी को लीगली यहाँ पे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी किसने दी है? संविधान के तहत दी है। अगर ये इतने ही गलत थे तो फिर क्यों जहाँ कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं वहाँ पर अडानी अंबानी को मौका दिया जा रहा है काम करने का? तो ये इस तरह के ना ऐसे मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। इन लोगों ने किया है, ठीक है, भ्रष्टाचार हर कोई कर रहा होगा, मैं कह रहा हूँ गलत तरह से हर कोई पैसा कमा रहा होगा, अडानी कमा रहे होंगे, अंबानी कमा रहे होंगे, तो भाई उस समय उनको रोका जाता ना। इतना बड़ा सिस्टम, क्या 2004 से 14 के बीच में अडानी और अंबानी का जो वेल्थ था वो बढ़ा नहीं? वो बढ़ा ही है। वो लोग वर्ल्ड के फोर्ब्स की लिस्ट में इन लोग का नाम आया। तो कैसे आया? तो हम मान ले कि 4 से लेकर 14 के बीच में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो सोनिया गांधी की सरपरस्ती पे चल रही थी, तो उस समय अडानी और अंबानी सोनिया और मनमोहन सिंह के लिए काम करते थे, या जो भ्रष्टाचार था वो इनकी शय पे हुआ करता था, सोनिया और मनमोहन सिंह के? तो ऐसे लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। आज ऐसे में लगता क्या है आपको, चूंकि बहुत पूर्व की अगर हम बात करें, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उनके द्वारा एक विषय उठाया गया और सबके सामने कहा गया खुलेआम कि जो 1 रुपया वो भेजते थे नई दिल्ली से, वो गांव तक पहुंचते पहुंचते अंतिम जो छोर है 15 पैसा रह जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पिछले 10 साल में जनधन के जो खाते खुलवाए गए और जो डिजिटल इंडिया हुआ, तमाम जो पेमेंट्स हैं आप अब ऑनलाइन कर सकते हैं और जो कैश का फ्लो है वो कम हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो आज लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो इस तरह की जो बातें कही जाती हैं वो कितना बेमानी है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, चरम पे है। जनधन खाते खुले, किन के खुले? गरीब लोगों के खुले। वो सारी सहायता उसमें पहुंचती है लोगों को। वही मैं बता रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। उन्होंने तो बहुत अच्छा प्रयास किया कि जनधन खाते खुलेंगे। जो भी व्यक्ति किसी ठेकेदार के पास काम कर रहा है, मजदूर जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो जो दिहाड़ी लेबर है, जो मजदूर काम कर रहा है, उसको दैनिक वेतन जो उसका मिलना है, जो सरकार ने तय किया है, वो सीधा उसके खाते में चला जाए। यही नियम है ना, इसलिए जनधन खाते खोले भी गए कि उनके खाते में सीधा पैसा जाएगा और उस पैसे का वो उपयोग करें। लेकिन देखिए, बड़े दुख की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए, गरीबों के लिए देनी चाहिए, लेकिन इसी देश में आज भी अफसरशाही, लाल फीताशाही और ठेकेदारी प्रथा इतनी ज़्यादा हावी है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो उनका एटीएम कार्ड है वो ठेकेदार अपने पास रखता है। इधर पैसा गया, उसने एटीएम से उनका पैसा निकाल लिया और फिर जो उसको पैसा देना है अपने मनमर्जी के मुताबिक वो देता है, और गरीब मजदूर बेचारा चुप होकर रहता है। ये हर जगह पे हो रहा है। ये दिल्ली सरकार के तहत भी हो रहा है, ये केंद्र सरकार के तहत भी जो विभाग है उनमें भी हो रहा है। डीडीए पे तो हम ही लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन इतना किया हुआ है, हमने देखा है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो प्रशासन के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने की जरूरत है, जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे। लेकिन तमाम जो प्रयास पीएम मोदी के द्वारा किए गए, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर जीएसटी हो या फिर उसके बाद में डिजिटल इंडिया हो, पेमेंट बैंक हो, जनधन खाते हो, इन सब से कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है कि जो ठेकेदार हैं वो इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं वो भी देखने में आई हैं कि लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सुगम हुआ है, उनके जो खाते में राशि है वो अब सीधे पहुँच पाती है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। ये जो भी प्रयास हुए ये अच्छी बात है, मैं उसे मना तो कर ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री का प्रयास सार्थक है, लेकिन जहाँ पे भी जो ठेकेदार के मातहत जो लेबर काम कर रही है उसको कोई खास रिलीफ नहीं मिला। पैसे के, भ्रष्टाचार के जो तौर तरीके हैं वे बदल गए हैं, बस केवल फर्क इतना है। भ्रष्टाचार तो आज भी है। ऐसे में आप देखें, अभी चुनाव के दौरान ही जो झारखंड में एक सांसद हैं, उनके यहाँ 350 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस के सांसद थे।
और अभी पीछे हाँ एक मंत्री के जो पीए हैं, पीए के जो नौकर थे, उनके यहाँ पे 32 करोड़ यानी पता नहीं 36 करोड़ की राशि मिली। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि अब कंट्रोल ईडी वगैरह जो कर रहे हैं, ईडी है, जो इनकम टैक्स है, वो लोग भी कंट्रोल करने लगे हैं और जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगी हैं। एक बात बताइए, ईडी को अपने पास से तो ला के पैसा रख नहीं रही, भ्रष्टाचार किया हुआ था, वहां से पैसा मिला। ईडी के पास भी तो ठोस एकदम रिपोर्ट होगी ना कि ये जो मंत्री साहब हैं, इनके जो ये पीए हैं, उनके पीए के नौकर के घर पे पैसे रखे हुए हैं, जाइए छापा मारिए, मिल जाएगा। तब तो जाके मिला है। ईडी कोई हवा में तो आ नहीं रही। ये भ्रष्टाचार हो रहा है। बात फिर वही है जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि इस बार चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा क्यों नहीं बन रहा। वो इसीलिए नहीं बन रहा कि इनको सबको अपना अपना डर सता रहा है। जो विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद है या पूर्व विधायक है, सबने तो भ्रष्टाचार करके माल दबा रखा है। वो कैसे बोल देंगे किस मुंह से? उन सबको दिख रहा है कि ईडी एक प्रोएक्टिव स्टैंड ले रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और वही सब कुछ साबित भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है वो सारी जानकारी जब साझा करनी पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में भी एक काफी बड़ा हिस्सा था और बाकी जो हिस्सा था वो विपक्षी दलों में भी बटा है। देखिए, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड को सबने मतलब इस व्यवस्था को भोगा है, ठीक है। किसी के पास ज्यादा आया, किसी के पास कम आया, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत कम। मतलब ऐसी पार्टी जिनका हमने नाम भी नहीं सुना, उन तक भी पैसे गए हैं। 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए गए। वो क्यों गए तो भगवान ही जाने। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, तब भी विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। कितना कमजोर विपक्ष है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा, तो वो उसके पीछे केवल एक ही वजह है, विपक्ष अपने भ्रष्टाचार से डरा हुआ है। इसीलिए वो सत्ता पक्ष के विषय पे बोल ही नहीं पा रहा, ना बोलने की इनमें क्षमता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 4 से लेके 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। तमाम जो भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, वो किसने बनाई? कांग्रेस सरकार ने बनाई। आरटीआई कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। आरटीआई का फायदा किसने उठाया? आरटीआई का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो वो भाजपा को मिला। हालांकि भाजपा वालों ने कोई उसमें आरटीआई वारटीआई कुछ नहीं लगाई थी, वो तो या तो जर्नलिस्ट ने लगाई, ठीक है, टाइम्स नाउ वगैरह के सोशल एक्टिविस्ट, उन लोगों ने मुद्दे उखाड़े और फिर सीडब्ल्यूजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये तमाम चीजें वो सामने आती चली गई, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो इनके समय पे आया और उसका लाभ। अब मुझे ये बताइए, क्या केंद्र की किसी परियोजना में के खिलाफ क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस और उनके पक्ष के लोग नहीं लगा सकते थे? कर सकते थे ना। ये तो आज भी अपनी जो मोदी साहब जो कहते हैं कि ये शहंशाह लोग हैं, भाई ये बादशाह लोग हैं, ये अपनी बादशाहत से बाहर निकले तब तो कुछ बोले। आरटीआई लगाना सबके हाथ में, कोई लगा दे, आरटीआई लगा के शिकायत दर्ज करे, अगर सरकार काम नहीं करेगी तो न्यायालय करेगी। भ्रष्टाचार और परिवारवाद जो है वो मेरे ख्याल से विपक्ष की भी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो विपक्षी दल हैं, बॉन्ड के मामले में उन लोगों को भी जो फायदा है वो पहुंचा विपक्षी दलों को, और साथ में परिवारवाद के जो आरोप हैं वो भी लगभग सभी दलों पे हैं और बड़े गंभीर हैं। देखिए, परिवारवाद वगैरह तो ये कोई विषय ही नहीं भाई साहब, ये तो जबरदस्ती के एक विषय है जो चल रहे हैं। परिवारवाद वाले जो लोग हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चला रही हैं। बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी का जो परिवारवादी लोग हैं वो बीजेपी नहीं चला रहे। परिवारवाद हम किसको कहेंगे कि अखिलेश यादव अगर टिकट देना है तो केवल अपने परिवार के यादवों को देना है, बाकियों को देना ही नहीं है। लालू यादव का परिवार, केवल उन्हीं के परिवार के जितने भी बच्चे हैं उन सबको टिकट मिलेगा सांसद का, और किसी को मिलना ही नहीं है। इस तरह की स्थिति, तो ये परिवारवाद हुआ, ठीक है। हाँ, भाजपा के अंदर मान लीजिए कोई वरिष्ठ नेता, उनके बेटे को अगर विधायक का टिकट मिल जाए तो उसको परिवारवाद कैसे कहोगे? वो कोई पार्टी थोड़ी चला रहा है, वो पार्टी की व्यवस्था का पार्ट है, हिस्सा है। बिल्कुल। तो परिवारवाद की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन के नेता हुआ करते थे तो उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान हैं, आज मार्केट में सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट भी हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम ये सुनिश्चित करेंगे अपनी पार्टी में कि एक व्यक्ति को एक टिकट मिले परिवार में, दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। आज खुलेआम वो इसका उल्लंघन करते दिखते हैं। साथ में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो मुख्यमंत्री जेल से ही बने रहे, और उनकी जो पत्नी है
वो सामने आके प्रचार करती हुई दिखी, तो कहीं ना कहीं वो भी परिवारवाद की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो इस पूरी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के सबसे बड़े सत्ता लोलुप नेता हैं। सारे भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट है, लेकिन सत्ता की लालसा सबसे अंदर अगर किसी के अंदर ज्यादा है तो अरविंद केजरीवाल के अंदर है। इनकी किस बात का भरोसा करोगे? जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के पलट जाए, अब उससे क्या उम्मीद करोगे? तो कुछ भी बोल के पलट जाएगा, तो पलटा रहे। भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके केजरीवाल आए थे, आज उनके मुंह से क्या भ्रष्टाचार का बी तक निकल रहा है? दिल्ली के अंदर ही तमाम मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, सोशल मीडिया में घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, लेकिन आम आदमी पार्टी का नेता, कांग्रेस का नेता कोई बोल रहा है? किसकी हिम्मत नहीं है कोई बोल जाए। ठीक है, उनके खुद के दामन पे भी दाग है शायद, खुद के दामन पे दाग है। पब्लिक भी जान रही, पब्लिक भी समझ रही, पब्लिक भी भ्रष्टाचार को तरजीह नहीं दे रही। मैं बीजेपी को वोट देता हूं, मुझे पता है भ्रष्टाचार बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं भाई बीजेपी को भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं लाया था। मैं तो इसलिए लाया था कि सनातनियों का भला हो जाए। मुझे राम मंदिर चाहिए था, मुझे धारा 370 हटी हुई चाहिए, इसलिए मोदी को वोट दिया है मैंने, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया और देता रहूंगा। मेरे लिए भी भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और लोगों के लिए भी नहीं है। लोगों के लिए अगर मुद्दा होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज फंसे हुए हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल कौन इसको उठाने वाला है? ये तो पार्टियों के स्तर पे ही बातें उठाई जाती हैं। जैसा आपने पूर्व में कहा कि जो विपक्षी पार्टी हैं उनको इस विषय को लपकना चाहिए था और तमाम जो प्रचार हैं इसके आसपास होना चाहिए था, तब ये मुद्दा बनता हुआ दिखता है इस चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जो जनता है वो अब क्या सोच के वोट करे? चूंकि परिवारवाद, भ्रष्टाचार पार्टियों के लिए कोई मुद्दे नहीं रहे और जनता कुछ कर नहीं सकती। जनता बहुत कुछ कर सकती है, जनता जागरूक हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। जनता सेलेक्टिव होके वोट करे, वो देखे मेरे पास जो कैंडिडेट्स मुझे दिए हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे भाजपा ने दिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या राजद, जनता दल, कोई भी पार्टी ने मेरे पास जो कैंडिडेट भेजा है मुझे कि अब आपने इनको चुनना है, मतलब हमारे ऊपर तो कैंडिडेट थोप दिए गए अब हमें उसी में से चुनना है। तो जनता देखे कि अगर ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है उसको वोट ना करे। जनता देखे सारे के सारे भ्रष्टाचारी तो सब नोटा पे वोट दबाए ना, नोटा का बटन दबाए। नोटा का ऑप्शन आपको क्यों दिया गया? कि हम किसी को भी नहीं मानते हैं, नकारते हम सभी को। लेकिन जनता स्वयं भी जो है इस भ्रष्टाचार का पार्ट बन चुकी है। जनता भी इसी भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है और अब उसको भी उसके तहत ही जीना पड़ रहा है, वो बाध्य है। मसलन जो बातें उड़ती हैं और गाहे बगाहे देखने सुनने को मिलती हैं कि जो वोट के बदले में गिफ्ट्स हैं कई तरह के, वो जनता को दिए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे समाचार आते हैं, और आपका उसकी तरफ इशारा है। वो सब कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है, दिल्ली की बात करते हैं, क्या दिल्ली में इतने सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वगैरह हैं, क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, नहीं कर सकते ना कंस्ट्रक्शन। रोज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना, कर कौन रहा है? जनता कर रही है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, जनता को भी पता है, एक आम आदमी को पता है। अब वो बोले कि जी यहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, तो नेताजी बोलेंगे अच्छा भेजो जरा बुलडोजर, कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा है। कोई व्यक्ति अपनी दुकान लगा रहा है और उसको बाहर भी वो एनक्रोचमेंट करके अपना पैसा 2-4 रुपए कमाता ही है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कैसे भ्रष्टाचार पे बोल देगा? यानी कि हम सब एक भ्रष्ट व्यवस्था के पार्ट हैं और हम सब उसको भोगते हैं, हम सब उसको भोगते हैं, इसलिए हम स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते। मेरे को इसमें गांधी जी की एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था, ओशो साहब की कहानियां मैं बहुत पढ़ता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। तो ओशो साहब बोल रहे थे अपना प्रवचन करते हुए, तो उन्होंने बोला कि एक महिला गांधी जी के आश्रम गई और क्योंकि उन दिनों तो ना तो ट्रेन था, ना बसें थी, ना रिक्शा था, पैदल पैदल कई कोस दूर, बहुत दूर से कहीं आई वो गांव से और गांधी जी के पास पहुंची और गांधी जी को बोला कि बापू ये मेरा बेटा है और ये चीनी बहुत खाता है, तो आप इसको समझाइए चीनी ना खाए, आपकी बात मान लेगा। तो गांधी जी ने बोला कि बहन आप अपने बेटे को लेकर 10 दिन बाद आइएगा। तो वो महिला वापस गई बेचारी, फिर 10 दिन बाद लौटी और फिर बोला कि बापू अब 10 दिन पहले आपने कहा था, अब मैं आई हूँ, तो अब आप समझाइए मेरे बेटे को कि ये चीनी ना खाए।
तो बापू ने उस बच्चे को बुलाया अपने पास में और गांधी बापू ने कहा कि बेटा चीनी मत खाओ, चीनी खाना अच्छी बात नहीं है। तो महिला बोलती है बस, कहते अच्छा जाओ आप। तो महिला को बड़ा गुस्सा आया कि बापू ये बात तो आप 10 दिन पहले बोल सकते थे, आपने मेरे को दोबारा इतने चक्कर कटवाए तो गलत बात है आपकी। तो बापू बड़ी विनम्रता से उन्हें कहते हैं कि बहन मैं तो इस बच्चे को तब समझाता ना जब मैं स्वयं चीनी खाना बंद करता। मैं भी चीनी खा रहा था उस समय और मुझे आप बोल रही थी कि बच्चे को मना करो, तो मैं कैसे मना करता। तो पहले मैंने चीनी खाना बंद किया, तब मैंने बच्चे को समझाया। तात्पर्य यह है कि जो स्वयं भ्रष्टाचारी रहे हैं, अगर वो अपना भ्रष्टाचार पूरी तरह से छोड़ दें और बोले, स्वीकार ले जनता के बीच में आके कि हाँ मैंने भ्रष्टाचार किया था, मेरे भ्रष्टाचार का पैसा ये मैं देता हूं, राष्ट्र के समर्पित करता हूं और अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसा नेता कोई एक है क्या? ऐसा व्यक्ति कोई एक है क्या भारत के अंदर में? एक व्यक्ति बताइए ना 150 करोड़ के देश में, कोई भी नहीं है। तो जब सबके सब उस भ्रष्ट व्यवस्था के पार्ट हैं तो फिर भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? हो ही नहीं सकता। मैंने जनता के पास केवल अंतिम विकल्प ये रह गया कि या तो जितने सारे लोग हैं उसके सामने जो भी प्रत्याशी हैं उनमें सबसे कम भ्रष्टाचारी को वो चुने, या फिर वो नोटा दबा दे। चूंकि सबसे कम भ्रष्टाचारी कैसे चुने, चूंकि उसका कोई पैमाना तो हो नहीं सकता। अंधों में काना राजा चुनना है, आपके बीच में अंधे भेज दिए गए। और वो काना राजा भी अगर अंधा निकला है, अरविंद केजरीवाल भी आंदोलन करके निकले और तमाम बातें कही और आज सबसे विमुख हो गए। देखिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि तमाम लोग जो आपके बीच में आते हैं पार्टी की तरफ से, ठीक है, लगभग ये मान के चलते हैं 99% लोग वे हैं जो आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। 1% तो अपवाद है, मैं उनको नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो पूरी व्यवस्था का 1% है। 99% तो वो हैं भाई जो कोई बाहुबली है, कोई ठगबली है, कोई कुछ है, तो ऐसे लोग हैं। अब जनता जिसको चुनती है, यानी कि अंधो आपके बीच में अंधे आ गए, आप जिसको चुनोगे उसको काना राजा मान के उसको उसकी ताजपोशी हो जाएगी। तो ये व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के साथ लोग चलते आए हैं, चलते रहेंगे। कितनी भी बातें कर ली जाए कि भ्रष्टाचार दूर होगा, ये होगा, भ्रष्टाचार बदलता चला जाएगा, उसके तरीके बदल जाएंगे, भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। मैंने इसी को भारतीयता कहें या फिर हमारी जो एडजस्टमेंट वाली शैली है वही है। हाँ तो है ही। और आप भ्रष्टाचार, लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं, मैं तो उसको सुविधा शुल्क बोलता हूँ। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए एक शुल्क देता है। सरकार को तो भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर देना चाहिए। उसके लिए तो फिर जितने अधिकारी हैं चाहे किसी विभाग के हों, उनकी जो तनख्वाह है वो बंद कर दें और हर काम का रेट फिक्स कर देना। कौन मना कर रहा है? एक बात बताओ, जीएसटी से 2 लाख करोड़ रुपए आपके पास आ रहा है, जिस दिन आपने भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया और सुविधा शुल्क के नाम पे शुल्क लेना आरंभ कर दिया कि ठीक है जी मेरे को मकान बनाना, आज मैं मकान बनाता हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए लेंटर के लिए दे रहा हूँ एमसीडी वाले को, लाख रुपए मेरे से पुलिस वाला भी आके लेके चला जाता है। हो रहा है ना जी, इसमें कोई छुपी हुई बात है नहीं है, सबको पता है दिल्ली के अंदर हो रहा है। 20 किलोमीटर की दूरी पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो बीच में बसा हुआ, हर जगह जब देखे, लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी चल रही है। ये हो रहा है ना, सरकार फिक्स कर देना भाई कि लीगलाइज कर दिया, ठीक है बनाओ, आप जितना पैसा आप उसको दे रहे हो उसका एक पोर्शन हमको दे दो, तो दे दे। लेकिन ये सब बातें कहने में, सुनने में अच्छी लगती हैं, ऐसा कोई करने नहीं जा रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार का क्वांटम इतना ज़्यादा ना, इतनी ज़्यादा, मतलब रेडी पटरी वालों से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सालाना दिल्ली के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की तो उगाही होती होगी रेडी पटरी वालों से। अब इसको, इस भ्रष्टाचार को कौन खत्म करे? अजय माकन साहब ने यूपीए गवर्नमेंट के समय में न्यू वेंडिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, आज उस बात को कितने साल बीत चुके, आप मुझे बता दीजिए। न्यू वेंडिंग एक्ट के तहत जितने भी वेंडर्स जो लगे हुए दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो आज भी हर महीना जो भ्रष्टाचार का पैसा है विभिन्न विभागों को देते हैं, चाहे वो उसमें एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डीडी हो, चाहे एनडीएमसी का इलाका हो, चाहे कोई हो, पैसा तो जा ही रहा है ना यार। एक्ट होने के बाद भी जा रहा है, राइट्स मिलने के बाद भी जा रहा है। माने स्तर चाहे कोई भी हो, आज भ्रष्टाचार की बात करना ही बेमानी है। और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भ्रष्टाचार, इस देश में हमेशा चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होता था, आज नहीं है। आज विपक्ष ही मुख्य मुद्दा बना सकता था, विपक्ष बना ही नहीं पा रहा, स्वयं भ्रष्टाचारी है। विपक्ष के लोग निकल के आए बाहर, बोले कि ठीक है भैया हमसे गलती हो, हमने बड़ा भ्रष्टाचार किया, अब इनका भ्रष्टाचार है,
हमारी जितनी संपत्ति जब्त करना है कर लो, हम तैयार बैठे हैं। देना कुर्बानी, भाई कुर्बानी देने के लिए जो तैयार होगा उसी को मानेंगे। तो वो तो अपनी भ्रष्ट संपत्तियों को बचाने में लगे, ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सच्चाई यही है कि आज भ्रष्टाचार हो या परिवारवाद, ये दोनों ही मुद्दे हर राजनीतिक दल के लिए मुंह छुपाने का एक कारण है। क्योंकि लगभग कमोबेश आप देखें जितने सारे दल हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं परिवारवाद व्याप्त है, और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो भी उनका जो आंचल है भ्रष्टाचार के दाग उन पे भी है। लिहाजा इस चुनाव में दोनों ही मुद्दे गौण दिखाई देते हैं।